Hello, listeners. Welcome back to my channel. And today we are going to have the first episode of my interview podcast. तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो हमारे हेल्थ और बॉडी से रिलेटेड है, क्योंकि ज़्यादातर जब हम लोग पेन महसूस करते हैं या दर्द महसूस करते हैं किसी पार्ट ऑफ आवर बॉडी में, पहले तो हम उसे नेग्लेक्ट कर देते हैं, हम ये सोचकर कि ये 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। अब ये दिन हफ्तों में बदल जाता है और ये हफ्ते महीनों में बदल जाते हैं एंड उसके बाद हम सोचने लगते हैं कि इस पेन के लिए हम किस डॉक्टर के पास जाएं। तो अगर हमारा कोई फैमिली डॉक्टर है तो पहले हम उनके पास चले जाते हैं या फिर किसी जेंडर फिजिशियन के पास जाते हैं और फिर एक्सरेज वगैरह निकाल कर ऑर्थो डॉक्टर के पास जाकर ऐसे कई बार दिस लीड्स इनटू अ सर्जरी। तो इस बीच हम ये भूल जाते हैं या हम अवेयर नहीं है कि इस बीच देयर इज एन इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ पेन स्पेशलिस्ट। ऐसे डॉक्टर्स हमें सर्जरी से बचा सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि एक्चुअल में ये दर्द कहाँ है और क्यों है। तो यस लिसनर्स, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हमें बताने वाले हैं आज के जो हमारे गेस्ट स्पीकर हैं। वो है डॉक्टर प्रबलीन कौर फ्रॉम जयपुर इंस्टीट्यूट ऑफ पेन एंड स्पोर्ट्स इंजरीज। शी इज़ अ पेन स्पेशलिस्ट और इन्होंने MD एनेस्थीसिया एंड फेलोशिप इन पेन मैनेजमेंट किया हुआ है। वेलकम डॉक्टर प्रबलीन। Thank you. You had given an elaborate discussion जो हमारा मेडिसिन फील्ड है, very well researched, I must say. Yeah, I mean मुझे भी बहुत ही क्यूरियोसिटी है इसके बारे में जानने के लिए। I'm very happy that you have accepted my invite and I'm looking forward to have a discussion with you about this. So yes, first I would want you to tell me a little short introduction about yourself कि आपने कैसे सोचा कि आप इस फील्ड में आएंगी। Yes. So Ashrita, as you introduced me, yes, I am an MD anesthesia and I have done fellowship in pain management after that. So it all started with firstly being, a medical, firstly I was good at studies. So from there, my interest towards science subjects started. I was very particularly attracted towards biology as a subject. Okay. And अगर आप सोचोगे तो उस जमाने में, हमारे जमाने में बहुत ही कम प्रोफेशंस थे जो कि इंजीनियर या डॉक्टर या करेक्ट, दे वर लुक्रेटिव एंड अगर आप गुड हो इन स्टडीज में तो आप ऑटोमेटिकली साइंस लोगे और अगर आप बायो में अच्छे हो तो आप समझ लो कि आप डॉक्टर ही बनोगे। मैथ्स में अच्छे तो इंजीनियर। Correct. So it started in that way, but if I look back and see, I feel that I always had this strong sense of empathy towards every human being. I had that empathy, that belief and strong will अभी भी मेरे अंदर है, and इस वजह से I had this passion towards the field of doctors. And जब मैं इसमें घुसी उसके बाद eventually, as we'll talk about it, I ended up being an anesthetist. एनेस्थीसिया में भी बहुत सारे सुपर स्पेशलिटीज हैं जो कि लेटर ऑन पता चलता है कि जैसे कार्डियक का अलग फील्ड है, न्यूरो है, पीडियाट्रिक्स है, क्रिटिकल केयर है जो ICU को मैनेज करते हैं, एंड देन देयर इज दिस पेन मैनेजमेंट आल्सो व्हिच आई हैव डन. सो आउट ऑफ ऑल ऑफ देम दिस वाज व्हाट क्लिक्ड विद मी एंड हियर आई एम, आई रीच्ड दैट. ओके, तो मतलब पहले आपने एनेस्थीसिया किया एंड देन यू केम इनटू पेन मैनेजमेंट, राइट? Yes, so that is a subspecialty of anesthesia, as I talked about. ये सारे subspecialties हैं anesthesia के, and finally I have chosen pain out of all these. ओके. तो या जैसे आपने एनेस्थीसिया के बारे में बताया था, तो इसके लिए भी लाइक पीडियाट्रिशियन डॉक्टर को असिस्ट करने के लिए एंड देन ऑर्थो डॉक्टर के लिए अलग अलग एनेस्थीशियंस की जरूरत पड़ती है या फिर अ सिंगल, आई मीन द सेम एनेस्थीशियन कैन डू फॉर ऑल द डिपार्टमेंट्स, ऑल द राइट. तो जो हमारी 3 साल की ट्रेनिंग होती है उसमें हम सारे केसेस करवाते हैं और हमारी सारों के लिए ट्रेनिंग भी होती है. Every field has a fellowship. Every specialty has a fellowship in it. तो अगर किसी को और डिटेल में सीखना है वो चीज, तो there are fellowships available. Now जैसे कि मैं अगर अपने PG वाले कॉलेज की बात करूं, so I did my PG from SN Medical College in Bagalkot, Karnataka. When I went there, I didn't even know कि ऐसी कोई जगह एग्जिस्ट करती थी. ठीक है, कि बागलकोट भी कोई एक डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका में, I didn't know. But when I reached there, I was so amazed to see the amount of advancement in their department of anesthesia they had. वो लोग
उस टाइम पे एक लेटेस्ट GE की मशीन अल्ट्रासाउंड की रखते थे और उससे हम लोग अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में ब्लॉक्स देकर सर्जरीज करवाते थे, पेनलेसली करवा लेता था पेशेंट. दैट इज व्हाट स्ट्रक टू मी, क्योंकि एज अ मेडिकल स्टूडेंट हमारी एनेस्थीसिया के साथ इतनी अवेयरनेस होती ही नहीं है. इंटर्नशिप में भी ना हम लोग सर्जरी को तो देख लेते हैं, हमारे को एनेस्थीसिया का पता ही नहीं. वो वाला प्रोसीजर कभी किसी मतलब वो बस डॉक्टर आते हैं वो इंजेक्शन देके चले जाते हैं. मतलब लाइक एज अ कॉमन पर्सन व्हाट आई नो इज एनेस्थीशियन आते हैं, सर्जरी या जो भी कुछ कराना है प्रोसीजर उससे पहले इंजेक्शन देते हैं और फिर वो आज तक मुझे ये डाउट मुझे ये भी नहीं पता था कि लाइक व्हाई इज द एनेस्थीशियन देयर ड्यूरिंग द होल प्रोसीजर. मुझे like I had myself gone through a C-section, so उस वक्त I had seen the doctor is there and then again he is waiting there outside. तो मुझे like I was like again मुझे ये डर था कि कहीं और कुछ और इंजेक्शन वगैरह ऐसा कुछ है क्या प्रोसीजर. So yeah, now I'm getting to know how important he is. Yeah, so जो सर्जरी आपकी होती है for that an anesthetist checks कि क्या आप केपेबल हो कि आप ये पूरा का पूरा सर्जरी वाला स्ट्रेस ले पाओगे. तो सर्जरी इज ऑल्सो अ स्ट्रेस रिस्पॉन्स टू द बॉडी. तो वो पहले चेक करते हैं कि क्या आप केपेबल हो. सो देन यू आर गिवन द ग्रीन चेक दैट यस यू कैन गो फॉरवर्ड. फिर सर्जरी के दौरान एनेस्थीसियोलॉजिस्ट इज अ पेरी ऑपरेटिव फिजिशियन. तो सर्जरी के दौरान दे सी कि क्या सारी चीजें स्टेबल चल रही हैं आपकी. अगर कुछ इमीडिएटली करना होता है तो वो मैनेज करते हैं. एंड इवन आफ्टर सर्जरी we are there because post surgery also you should not experience pain of that surgery. उसका perioperative management of pain भी हमारे जिम्मे में आता है. So overall these things have to be catered and इसीलिए एक anesthetist छोड़ नहीं सकता एक patient को. So now like here you mentioned capable, इससे मुझे एक doubt है कि like which people cannot take an anesthesia, like what are those situations? हाँ, so अगर किसी के हमें cardiac कुछ कॉम्प्लिकेशन दिख रही है, सीन भी ECG और ECG नॉर्मल नहीं है. जैसे कि अगर हम निटी-ग्रिटीज में जाएं, ST एलिवेशन दिखता है ना. अगर किसी को कार्डियक कोई भी एक्यूट अटैक आया हुआ है तो कोई प्रीवियस हिस्ट्री वगैरह या और अगर प्रीवियस हिस्ट्री है तो पैथोलॉजिकल क्यू वेव्स दिख रहे होते हैं. तो ये सब जो ECG के चेंजेस है वो हम पिक कर लेते हैं और हमें दिखता है कि एक बार इसका वर्कअप करा लेना चाहिए कि कहीं ऐसा नहीं हो कि जितना लंबी सर्जरी है उसके हिसाब से कॉम्प्लिकेशन बढ़ता जाता है. बिकॉज जनरल एनेस्थीसिया देंगे, लंबे टाइम तक पेशेंट को हम एनेस्थेटाइज करके रखेंगे, तो रिवर्सल के टाइम में फिर बाद में ICU में रखेंगे, दिक्कत आए तो हम पहले ही पूरा का पूरा कार्डियक चेकअप वगैरह उसका फिर करा लेते हैं. सो दैट वी आर इन द सेफ जोन कि हमें क्या क्या पेशेंट के ऊपर ड्यूरिंग दी सर्जरी संभालना है. ओके. सो लाइक विद केयर देन यू गिव एनेस्थीसिया, क्योंकि बिना एनेस्थीसिया के शायद सर्जरी पॉसिबल नहीं हो सकती ना. नो देन पेशेंट विल गोइंग टू फील पॉसिबल. करेक्ट. ओके, सो नाउ लेट्स कम टू द पेन मैनेजमेंट थिंग. तो मुझे इसके बारे में भी बहुत ही ज्यादा क्यूरियोसिटी है कि ये वेयर डज दिस कम इन बिटवीन, लाइक व्हाट इज द एग्जैक्ट रोल ऑफ पेन स्पेशलिस्ट, लाइक कौन से सिचुएशंस में. या हाँ, तो अभी अगर किसी को दर्द है, जैसे कि आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया, आपने बोला कि या तो जनरल फिजिशियन के पास चले जाएंगे, इसमें मैं ऐड करूंगी या ऑर्थोपेडिशियन के पास चले जाएंगे या न्यूरोलॉजिस्ट के पास चले जाएंगे. करेक्ट. कि हमें लगता है कि चलो ये तो कोई नर्व्स में प्रॉब्लम होगा. मतलब लाइक एज अ नॉर्मल पर्सन वी आइदर फील इट्स इन मसल्स या फिर बोथ. तो ये दो ही हम लोग जानते हैं. तो फिर मसल्स वगैरह हो तो लगता है कि शायद कोई नर्वस इशू है, और बोन का लगता है कि शायद विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो गई है. तो ऐसे हम लोग लाइक टू काम आवरसेल्फ, दिस इज व्हाट वी एक्चुअली थिंक. करेक्ट. सो इन लोगों के पास हम चले जाते हैं. ठीक है. नाउ आप ये सोचो कि एन ऑर्थोपेडिशियन इज डीलिंग विद या तो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करेंगे दवाई देकर या फिर सर्जरी करते हैं. There is no in between. अगर आपका पेन ऐसा है कि ठीक है पेन किलर्स कुछ टाइम के लिए दिया और चला गया, then no problem. बट अगर पेन परसिस्ट कर रहा है और आप फिर से जाते हो दिखाने, you are not a candidate for surgery right now, and also there are few people those who don't wish for surgery. Correct. सिनेरियो में आप क्या करोगे? क्या आप दर्द को लेकर बैठे रहोगे? Obviously your quality of life is getting impacted. You would want a solution for it. तो अगर मैं बात करूँ USP की, यूनिक सेलिंग पॉइंट ऑफ पेन फिजिशियन, तो दैट इज दैट वी ऑफर अ
मिडवे ऑल्सो, कि अगर आप ना इससे बेनिफिट कर रहे हो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से, और ना आप सर्जरी चाहते हो, और ना ही ऑब्वियसली आपकी सर्जरी हो सकती है फॉर दैट कंडीशन, तो फिर आप इस कैटेगरी में, जिसमें कि मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर्स, यानी कि देयर इज नो कट, देयर इज नो स्कार, लेकिन ओनली विद द हेल्प ऑफ नीडल्स एंड यू नो सम इमेज गाइडेंस, चाहे वो एक्सरे जैसी एक मशीन होती है सियाम, या अल्ट्रासाउंड मशीन में देखते हुए, जो पहले तो देखो सबसे इम्पोर्टेंट है डायग्नोसिस बनाना, ठीक है। पेन है, नी पेन है और पेन किलर ले रहे हो, दैट इज नॉट अ सोल्यूशन। नी पेन में भी यू कैन हैव ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो कि बहुत कॉमन है, जिसको बोलते हैं कि गैप कम हो गया, आपने सुना होगा घुटने का। तो अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस है, इसी को मैं एग्जांपल लेके समझाती हूँ। अगर आप शुरू के टाइम में जाते हो, आपका एक्सरे कराया, एक्सरे में ग्रेडिंग पता चल जाती है हमारे को पेशेंट की क्या है। मान लो आप ग्रेड 1 आ गए, तो ठीक है, वेल एंड गुड, आप पेन किलर खाओ और आपको कुछ एक्सरसाइजेस बताई जाएंगी, आप वो करो, यू आर गुड टू गो। अब आप इवेंचुअली ग्रेड 2 में आ गए, आपको पेन है, अभी भी अगर जो मैंने आपको बताया कि आप इन डॉक्टर्स के पास जाएंगे, तो आपको यही बोला जाएगा कि अभी इस स्टेज में आपकी सर्जरी नहीं हो सकती, सर्जरी तो आपकी ग्रेड 4 पे ही कराएंगे, बिकॉज इम्प्लांट की भी जो लाइफ है वो 25 साल की है मैक्सिमम, 20 से 25 साल। तो ऑब्वियसली बात है, हम 60 की एज में आपका ऑपरेशन करना चाहेंगे, अभी तो आप काम चलाओ, और आपको बहुत पेन है, तो आप क्या करोगे फिर, राइट? रिविजन सर्जरी उतनी अच्छी होती नहीं है, तो फाइनली आप क्या करोगे, आप दर्द के साथ जियोगे, रोज पेन किलर खाओगे, और कब तक खाते रहोगे? तो हियर कम्स द रोल ऑफ pain physicians. What we offer is, there is regenerative medicine, जिसमें कि platelet rich plasma और visco supplementation injections किए जाते हैं। आप ही की बॉडी में से सेल्स को रिट्रीव किया जाता है ब्लड में से, और उनका अल्ट्रासाउंड गाइडेड इंजेक्शन किया जाता है कि वो घुटने में ही जाएगा, वो उसको रीजनरेट करेगा। एंड दिस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन ग्रेड्स। अगर आप वो वाले ग्रेड में हो, ग्रेड 2, ग्रेड 3 में, देन आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं इससे। वी हैव बीन डूइंग इट सिंस मेनी इयर्स, और बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। आपकी सर्जरी डिले हो सकती है, और बहुत केसेस में अगर आपने टाइमली करवा लिया तो आपको सर्जरी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आगे लाइफ लॉन्ग कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लाइक इवन इफ नहीं पड़ेगी। और इवन इफ आई टॉक ऑफ ग्रेड 4 पेशेंट्स, तो देयर आर सम पेशेंट्स जिनकी एज बहुत हो गई होती है और उनको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं कि कई सिचुएशंस में कहते हैं कि अब सर्जरी भी पॉसिबल नहीं है। एग्जैक्टली तो उन केस में क्या करोगे? तो उन केस के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन होता है, जिसमें नी के ही आप कुछ पर्टिकुलर नर्व्स हैं जिनको हम एब्लेट कर देते हैं हाई हीट से। ऑल रेस्ट ऑफ द नर्व्स आर स्टिल इंटैक्ट, तो आपका बैलेंस ये सब कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन आपको पेन का सेंसेशन जो होता है वो अप टू 80-85% कम हो जाता है। So, which is a great deal of help to improve the quality of life of those patients जो सर्जरी भी नहीं करा सकते, and at the same time, like पेन से भी उनको रिलीफ मिलनी चाहिए। हाँ, they are like octogenarian age के 80s में पहुंच गए हैं, so that is very good for them. Okay. This is only one example that I have given, but इस तरह से हर पार्ट का अगर आप देखो, so what exactly pain physicians do is कि आप अपनी कोई भी chronic pain की condition, chronic मतलब हो गया जो भी पेन की कंडीशन को आप 3 महीने या उससे ज्यादा लेके बैठे हो, आप आके अपनी प्रॉब्लम शेयर करो, उस बेसिस पे वो आपको एग्जामिन करेंगे, कुछ टेस्ट जिनकी जरूरत होगी वो कराएंगे। जैसे कि आपने विटामिन डी बताया, तो दैट ऑल्सो कॉजेज पेन एंड कैल्शियम नहीं होता है प्रॉपर अमाउंट में, तो भी मसल एक्स वगैरह होते हैं, तो वो भी चीजें देखकर करेक्ट करते हैं। अगर ऐसा लग रहा है कि ठीक है, विद एक्सरसाइज एंड मेडिकेशंस मैनेज हो जाएगा, विच इज कॉल्ड कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, तो पेन फिजिशियंस वो देते हैं। इफ इट इज मोर देन दैट, देन वी गो फॉरवर्ड विद द इंटरवेंशंस जो हम करते हैं, जिसमें बहुत सारे, लाइक फ्रॉम टॉप ऑफ हेड to bottom, we have many which we do. Okay, so it's like no particular part, ऐसा कुछ नहीं है कि only knee joints या फिर elbow joints, shoulder joints, ऐसा कुछ नहीं है, like no, even for migraine we do, for trigeminal neuralgia जो कि face का पेन होता है, for neck का पेन, for like कुछ लोगों को ना गर्दन के दर्द से चक्कर आने लग जाते हैं, तो वो सब ब्लॉक हम करते हैं तो ठीक हो जाते हैं। देन अगर आप बात करो गर्दन की डिस्क निकली होती है, वो केसेस है ना, जो हाथ में झंझनाहट जाती है, रेडिकुलोपैथी बोलते हैं। एंड लाइक यू मेंशन कि आप स्पोर्ट्स पर्संस वगैरह को भी आप मतलब डील करते हैं ना, यूजुअली जब ये जो लोग वर्कआउट ज्यादा करते हैं, जिम वर्कआउट,
उनका भी कुछ एक पर्टिकुलर मसल पेन काइंड ऑफ लाइक जम जाता है हाथ, जो लोग डंबल्स वगैरह करते हैं, दे हैव दैट बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स इश्यूज. Yes, so sports injuries cannot only happen in sports persons, it can happen in normal people also जो gym करेंगे. या आप example लो कि tennis elbow is very common in tennis players क्योंकि वो movement at the wrist होता है vigorously, ठीक है. लेकिन आप मानो मुझे अपनी क्लिनिक में सबसे ज्यादा टेनिस एल्बो के पेशेंट्स कौन सी दिखते हैं? जो हाउसवाइफ है. कपड़े को रिंजिंग ऑफ क्लोथ्स है ना, खाने डालते हैं. तो टेनिस एल्बो के पेशेंट्स स्पोर्ट्स पर्सन तो है, लेकिन हाउसवाइफ उससे भी ज्यादा है. तो बिकॉज देयर इज अ वियर एंड टियर ऑफ दैट टेंडन हैपनिंग अपने मूवमेंट्स के साथ. और यस, स्पोर्ट्स इंजरीज भी हम ट्रीट करते हैं. सो द सेम इंजरीज दैट स्पोर्ट्स पर्सन को होती है वो सब एक नॉर्मल इंसान में भी हो सकती है. सो यस, जैसे कि स्पोर्ट्स वालों के लिए हमें बस इतना जरूर ध्यान रखना पड़ता है कि आवर मैनेजमेंट शुड बी ऐसा कि उनका ना रिटर्न टू प्ले फास्ट हो. ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनका करियर प्रोफेशन. या तो थोड़ा सा वो सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए हल्का मैनेजमेंट स्पोर्ट्स पर्सन में और ट्रिकी और क्विकर होना पड़ता है हमें. लेकिन यस, द सेम प्रॉब्लम्स वी सी इन नॉर्मल पीपल एज वेल. Okay. So yes, doctor, we have very informative things getting to know from you, और बहुत ही नई चीजें पता चल रही है. But I still have a lot more questions, but we'll again continue in the next episode. So yes, उसमें कुछ ऐसी भी हम लोग सेंसिटिव चीजें भी पूछने वाले हैं डॉक्टर से जो आजकल हम सुन रहे हैं, and how to deal with such things. So yes, listeners, please stay tuned and let's get back again in the second episode. Thank you. Bye. Thank you. Sure. Thank you.